दास्तान इश्क की भाग 22। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य को आकांक्षा शॉपिंग स्टोर में मिलती है और बताती है उसकी शादी विक्रम से होने वाली है। लाजो की शादी की बात करने सब उसके गांव जाते हैं। अब आगे गाड़ी में राघव भुवन के साथ आगे बैठा था। बीच वाली सीट पर कावेरी और लाजो बैठे थे। सबसे पीछे राधिका और आदित्य बैठे थे। आदित्य राधिका के हाथ को अपने हाथों में पकड़े हुए था। कावेरी और लाजो बातें कर रही थी। बीच बीच में वो राधिका से और कभी राघव से भी बात कर रही थी। लाजो भुवन के पीछे ही बैठी थी। भुवन को उसका अक्स सामने लगे शीशे में दिख रहा है। वो लाजो को हंसते हुए, कभी बातें करते हुए, कभी दुपट्टा ठीक करते हुए मिरर में से देखकर मुस्कुरा रहा था। राघव ने भुवन को मिरर में लाजो को देखते हुए देखा तो आदित्य से बोला, आदि, क्या कभी तुमने भुवन को रोमांटिक होते हुए देखा है? आदित्य ने कहा, नहीं, भुवन को काम के अलावा मैंने ना किसी से बात करते हुए देखा, ना किसी से मिलते हुए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। राघव ने भुवन से धीरे से कहा, बाद में देख लेना लाजो जी को, गाड़ी सामने देखकर चला लो। राघव की इस बात पर भुवन झेप गया और सामने देखने लगा। यूं ही बातें करते करते सब लाजो के गांव पहुंच गए। लाजो के गांव पहुंचकर राघव ने लाजो से कहा, लाजो जी, आ गया आपका गांव। यहाँ तक तो हम गूगल मैप से आ गए। अब बताओ आपके घर का रास्ता। लाजो ने कहा, आप सीधे सीधे ही गाड़ी ले चलें, मैं बता दूंगी कहाँ मुड़ना है। भुवन ने गाड़ी चलाना शुरू की। लाजो उसे रास्ता बता रही थी। कुछ ही देर में लाजो का घर आ गया। सब लोग गाड़ी से उतरे। लाजो के घर के आगे गाड़ी देखकर आस पड़ोस के लोग अपने घर से बाहर निकल आए। लाजो ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजा एक लड़के ने खोला। उसकी उम्र कोई 18-19 साल होगी। वो लाजो को देखते ही खुशी से बोला, दीदी। लाजो ने उसे गले से लगा लिया। कैसा है तू दीपक? मैं अच्छा हूँ दीदी, कहकर उसने आवाज लगाई। माँ, दीदी आ गई। लाजो ने सबको अंदर आने के लिए कहा और कमरे में बिठाया। तब तक लाजो की माँ भी बाहर आ गई। लाजो माँ कहते हुए जाकर उसके गले से लग गई। लाजो को माँ ने कस के उसके गले से लगा लिया। कैसी है बिटिया? अच्छी हूँ माँ। लाजो ने अपनी माँ की आंखों में बहते हुए आंसुओं को पोंछा और आदित्य को दिखाते हुए बोली, माँ, ये ठाकुर साहब हैं और उनके पास जो बैठी हैं वो ठकुराइन है। लाजो की माँ ने हाथ जोड़कर प्रणाम कहा। आदित्य और राधिका ने भी हाथ जोड़ लिए। ये राघव बाबू हैं, ठाकुर साहब के दोस्त, और उनके पास जो बैठी हैं वो कावेरी दीदी, जिनसे इनकी शादी होने वाली है। इतना कहकर लाजो चुप हो गई। लाजो की माँ ने भुवन को देखते ही पूछा, और ये कौन है? लाजो ने कुछ नहीं कहा और अपनी माँ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। राधिका ने देखा तो वो उठी और बोली, आप इधर बैठिए। लाजो की माँ को राधिका ने बिठाया और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, हम आपको अम्मा कह सकते हैं? लाजो की माँ ने हाँ में सिर हिलाया। राधिका मुस्कुराई और बोली, अम्मा, ये भुवन जी हैं। राधिका ने जैसे ही ये बताया, लाजो शर्मा कर घर के अंदर चली गई। राधिका ने आगे बताया, कुंवर मतलब ठाकुर साहब के साथ काम करते हैं। आप ये समझ लो कि कुंवर के मन की बात जो शायद हम भी नहीं जान पाते, वो ये जान लेते हैं। हम इनके लिए आपकी लाजो का हाथ मांगने आए हैं। लाजो की माँ हैरानी से राधिका को देख रही थी। वो बोली, आप रिश्ता लेकर आई हैं? लेकिन लाजो ने तो कहा था आप मिलना चाहती हैं हमसे। अम्मा, कोई भी लड़की ये कैसे कहेगी कि वो अपनी शादी की बात करने आ रही है? राधिका ने कहा। लेकिन ऐसे अचानक मैं कैसे? राधिका ने कहा, अम्मा, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ। आप भुवन जी को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। इनका घर परिवार सब हम हैं और ये हमारे साथ ही रहते हैं। ठकुराइन, लाजो आप सबकी फोन पर बहुत तारीफ करती है। आपने तो मुझसे भी ज्यादा प्यार दिया है उसको। लाजो के पिता के जाने के बाद मैं अक्सर यही सोचती थी कि इसके लिए एक अच्छा परिवार कहाँ ढूंढूंगी, लेकिन देखो, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठाकुर साहब खुद आए हैं और आपने हाथ मांगा है लाजो का, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हुए उनके आंसू बहने लगे। राधिका ने उनके आंसुओं को पोंछा और बोली, आप बिल्कुल फिक्र न करें अम्मा, लाजो की भुवन जी बहुत खुश रखेंगे उसे, और नहीं रखा तो हम हैं ही। राधिका की बात खत्म होने से पहले ही राघव ने कहा,
राघव की इस बात पर भुवन ने उसकी तरफ देखा तो राघव ने कहा, अरे मेरा मतलब हम सब हैं, फिक्र की कोई बात है ही नहीं ना। राघव ने ये बोलकर राहत की सांस ली। आदित्य उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो सब तो ठीक है ठकुराइन, लेकिन अब जब शादी तय हो गई है तो ऐसे हम लाजो को वापस आपके साथ नहीं भेज सकते। मतलब? राधिका ने कहा, ठकुराइन या तो आप शादी करके ले जाओ या फिर आप जब की तारीख निकाले हम उस दिन शादी कर देंगे। राधिका ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने कुछ सोचा और कहा, अम्मा, एक दिन बाद राघव की सगाई है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम कल सुबह शादी करा के ले जा सकते हैं लाजो को। इतनी जल्दी मैं कैसे सब इंतजाम करूंगी? लाजो की माँ ने कहा, वो सब की चिंता आप मत कीजिए, बस आप ये बताइए आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? लाजो की माँ ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है, लेकिन ठाकुर साहब शादी इसी घर से होगी। लाजो के पिता की इच्छा थी कि लाजो की डोली हमारे अपने घर से जाए। आदित्य ने कहा, ठीक है अम्मा, पर अब मुंह तो मीठा कराइए। जरा रुके कुंवर, हम अभी आते हैं। कावेरी चलो जरा हमारे साथ, और राघव जी आप भी। भुवन जी गाड़ी की चाबी दीजिए। भुवन ने गाड़ी की चाबी दी। राघव और कावेरी के साथ राधिका बाहर आ गई। उसने गाड़ी की डिग्गी खुलवाई, उसमें से एक अटैची बाहर निकाली और राघव को अंदर लेकर चलने के लिए बोला। राधिका अंदर आई और लाजो की माँ को अटैची देते हुए बोली, अम्मा, ये हमारी तरफ से लाजो के लिए शगुन। भुवन ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर गई। वो बोला, ठकुराइन ये सब कब किया आपने? भुवन जी, शादी तो आपकी हमें आपकी लाजो से करानी ही थी। हमने माँ से कहकर सब करवा लिया था। यहाँ आते वक्त माँ ने इसे गाड़ी में रखवा दिया। शायद उनको पता होगा ऐसा कुछ होने वाला है। राघव ने उसे साइड से पकड़ा तो भुवन ने उसे गले से लगा लिया। राघव उसकी पीठ सहला रहा था। आदित्य ने कहा, अरे अब तो मुंह मीठा करवाओ। लाजो की माँ ने दीपक को कहा, सबके लिए मिठाई लेकर आओ। लाजो ने तब तक सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया था। राधिका ने फोन करके सारी बात शीतल को बता दी थी। शाम को लाजो और भुवन की हल्दी मेहंदी की रस्म हुई। रात भर में सारी शादी की तैयारी सभी ने मिलकर की। अगली सुबह पंडित जी आए। उन्होंने पहले भुवन को मंडप में बुलाया, पूजा करवाई, फिर लाजो को बुलाया। लाजो ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। भुवन ने जब उसे मंडप में आते देखा तो देखता ही रह गया। राघव ने उसे कहा, ये तो आज बहुत सुंदर लग रही है। आदित्य ने उसे साइड से कोहनी मारी तो उसने देखा भुवन उसे ही देख रहा था। वो चुप हो गया। सारे रीति रिवाजों के साथ भुवन और लाजो की शादी हो गई। फिर वो पल जिसमें सबकी आंखें नम हो गई। लाजो की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। लाजो ने दीपक को गले से लगाया और बोली, खूब पढ़ना और माँ का ध्यान रखना। लाजो ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगा लिया। लाजो की माँ ने भुवन से कहा, जमाई जी, मेरी लाजो का ध्यान रखिएगा, थोड़ा बचपना है इसमें अभी। भुवन ने लाजो की माँ के पैर छुए। आदित्य और राघव को भी लाजो की माँ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राधिका और कावेरी को उन्होंने गले से लगा लिया। सबको धन्यवाद कहा। राघव ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, उसके साथ वाली सीट पर कावेरी। भुवन और लाजो बीच में, राधिका और आदित्य पीछे बैठ गए। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ा दी। लगभग 3 घंटे बाद ही ड्राइविंग के बाद राघव ने गाड़ी आदित्य के घर के सामने रोक दी। सब लोग गाड़ी से उतर आए। शीतल और देवेंद्र जी बाहर ही खड़े थे। लाजो और भुवन ने उनके पैर छुए। दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सब अंदर आ गए। सभी थके हुए थे। शीतल ने नौकरों से कहकर खाना लगवाया। सबने खाना खाया और राघव अपने घर चला गया। शीतल ने राधिका से कहा, सब काफी थक गए होंगे। हाँ माँ, थक तो गए हैं। यहाँ का सब काम हो गया? हाँ लाडो, सब हो गया। कल सजावट का काम हो जाएगा। देवेंद्र जी ने कहा, अब जाओ तुम आराम करो, बाकी कल सुबह देख लेना। राधिका उठी और अपने कमरे में चली गई। वो अंदर गई तो देखा आदित्य सो रहा था। उसने अपने कपड़े बदले और बेड पर लेट गई। मिल गई फुर्सत आपको? आदित्य ने अपनी आंखों को बंद करे हुए ही बोला, अच्छा जी, आप जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी। क्यों? आप जो नहीं थी कैसे आती? कहते हुए आदित्य ने अपना एक हाथ राधिका की कमर पर रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। कुंवर, आप ये क्या कर रहे हैं? सोने की कोशिश कर रहा हूँ।
आदित्य की आंखें अभी भी बंद थी। ऐसे आपको नींद आएगी? नहीं। तो फिर आप मुंह मीठा करा दे तो शायद आ जाए। ओह, आपको मीठा चाहिए? रुके, हम लेकर आते हैं। राधिका की इस बात पर आदित्य ने अपनी आंखें खोली, उसे अपने और करीब ले आया। आदित्य ने अपनी उंगली से राधिका के होठों को छुआ और बोला, ये मीठा चाहिए हमें। उसने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिए। कुछ देर बाद वो अलग हुआ। राधिका सिमटकर उसकी बाहों में समा गई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और राधिका को अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगले दिन बहुत काम थे। सजावट करने वाले, कैटरर और भी बहुत लोग थे। सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे। शाम तक सब काम हो गया। शीतल ने राधिका को और कावेरी को तैयार होने के लिए कहा। कावेरी को तैयार करने के लिए पार्लर से लोग आए हुए थे। उसे कमरे में छोड़कर राधिका अपने कमरे में तैयार होने के लिए गई। उसने वही साड़ी पहनी थी जो आदित्य के साथ खरीदी थी। वो तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आदित्य अंदर आ गया। आदित्य ने राधिका को देखा तो उसकी नजर राधिका पर थम सी गई। राधिका बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसके पास गया। उसने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया, उसे कुर्सी पर बिठाया और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसे राधिका को दिया। ये क्या है कुंवर? खोलिए इसे। राधिका ने वो बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर रिंग थी। राधिका ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने वो रिंग राधिका के हाथ से ली और उसकी उंगली में पहना दी। ये किस लिए कुंवर? आदित्य ने कहा, ये स्पेशल रिंग है, इसे आप कभी मत उतारिएगा। आप कहीं भी हो, ये रिंग हमें बता देगी कि आप कहाँ हैं। आपको डर है कि? आगे कुछ मत बोलिए राधिका, चलिए, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे। राधिका ने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। वो मुस्कुराई और आदित्य के साथ कमरे से बाहर निकल आई। लगातार बजती हुई फोन की घंटी से आकांक्षा की नींद खुली। उसने देखा विक्रम का फोन है। उसने फोन पिक किया और बोली, क्या हुआ, इतनी कॉल? यार तुम कितना सोती हो, मैं 1 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। क्या बात हो गई? भूकंप आ गया या सुनामी आ गई? हाँ वही समझो। तुम मस्त होकर सो और उधर आदित्य के घर में खुशियाँ मनाई जा रही है। विक्रम की इस बात पर आकांक्षा उठकर बैठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ है? राघव की सगाई है। क्या? किसके साथ? राधिका की बचपन की सहेली कावेरी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ। आधे घंटे में मिलो कैफे में, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। विक्रम ने कहकर फोन काट दिया। आकांक्षा ने लोकेशन देखी, जल्दी से फ्रेश हुई और गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गई। कैफे में विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। आकांक्षा उसकी तरफ बढ़ गई। विक्रम ने उसे आते देखा तो अपनी जगह से उठ गया। उसने आकांक्षा के बैठने के लिए कुर्सी सरकाई। आकांक्षा उस पर बैठ गई। उसने पूछा, अब बोलो ये सब क्या है? क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि दुश्मन के घर में जश्न हो रहा है। राघव की सगाई, वो भी राधिका की दोस्त से। कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब हमें 2 और कमजोरियां राधिका की मिल गई, राघव और कावेरी। हमें उनसे क्या? आकांक्षा डार्लिंग, वो कहावत सुनी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो राघव और कावेरी वो घुन है। उनको कुछ होगा तो राधिका को फर्क पड़ेगा। आकांक्षा ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, पहली बार तुमने कोई बात सही की है। अब लग रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।